हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न, और फिर हमने नाटक और एकांकी संबंधी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उन्हें देखा था। और अभी हम उपन्यास के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए, और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो न सिर्फ आपकी तैयारी बेहतर होगी जो पिछली है, बल्कि जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें समझने में भी आपको बहुत आसानी होगी, और जो चीजें हैं वो आपको जल्दी समझ में आएंगी और जल्दी याद होंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करेंगे। हमने यहाँ तक देख लिया था कि इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद या झूठा सच। तो इसमें जो विकल्प बी सही है, आखिरी कलाम, ये उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है, बल्कि ये बाबरी मस्जिद ध्वंस पर आधारित है। बाबरी मस्जिद ध्वंस की जो घटना घटी थी उस पर दूधनाथ सिंह जी ने ये उपन्यास लिखा था। दूधनाथ सिंह जी हिंदी के बहुत प्रसिद्ध आलोचक हैं, संपादक और कथाकार। दूधनाथ सिंह जी का जन्म 17 अक्टूबर 1936 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई है सन 2018 ईस्वी में। और इनका एक कहानी संग्रह है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बार पूछा जाता है। और यम गाथा इनका चर्चित नाटक है, ये हमने पढ़ा भी था जब हम नाटक और एकांकी संबंधी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो देख रहे थे। तो दूधनाथ सिंह बहुत प्रसिद्ध आलोचक और कहानीकार हैं, तो इनके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। और इनका जो आखिरी कलाम उपन्यास है ये बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त जो आधा गांव राही मासूम रजा जी का है, 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये भारत विभाजन पर आधारित है। सूखा बरगद मंजूर एहतशाम का, ये 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये भी भारत विभाजन पर ही है। और झूठा सच यशपाल का, जो कि 1958 ईस्वी में आया था, ये भी भारत विभाजन पर है। यशपाल का जो झूठा सच है ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। हम लोग पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास ली है, आप बराबर जुड़े हुए हैं अभ्यास में, तो आप जानते हैं कि जो झूठा सच है यशपाल का, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, पहला 1958 और दूसरा 1960। ये जो इनके शीर्षक हैं वो भी अलग अलग है, वतन और देश का भविष्य, ये 2 नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम इनमें से सही है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। सबसे पहले श्यामा स्वप्न आएगा, फिर माँ, फिर सती मैया का चौरा और उसके बाद सोना माटी। श्यामा स्वप्न ये जगमोहन सिंह का 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। माँ विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी का 1929 ईस्वी में। सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त का 1959 ईस्वी में। और सोना माटी विवेकी राय का 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास है। इसको हमने इस तरह से याद किया था कि जो विवेकी पुरुष होगा उसे सोना और माटी में फर्क करना आएगा, तो सोना माटी में फर्क कौन करेगा, विवेकी पुरुष। इस तरह से हमने इसे याद किया था।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ उपन्यास के नाम दिए गए हैं और कुछ पात्रों के नाम दिए गए हैं, उनके साथ सुमेलित करना है। देवी दीन, कीर्ति वर्मा, ओंकार नाथ और कुंदन। और इधर जो उपन्यास के नाम है नीला चांद, किस्सा गुलाम, जूठन, गबन और गोदान। तो जो गबन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का 1931 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद जी के सारे उपन्यास हम विस्तार से याद कर चुके हैं, उनके प्रकाशन वर्ष भी हमने याद किए थे। और उनके जो प्रमुख पात्र हैं वे देवी दीन, जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा। तो देवी दीन किसका पात्र है? देवी दीन जो पात्र है वो गबन उपन्यास का हुआ। नीला चांद ये 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। इसे हमने ऐसे याद किया था कि चांद किसके पास रहता है? शिव जी के मस्तक पर चांद विराजित है। तो इस तरह से हमने याद किया था कि नीला चांद शिव प्रसाद सिंह जी का है और इसका पात्र है कीर्ति वर्मा। और ये 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो कीर्ति वर्मा किसका पात्र हुआ? नीला चांद उपन्यास का। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, जिसके पात्र हैं ओंकार नाथ, गोविंदी, मेहता, मालती और खन्ना। इसमें ओंकार नाथ दिया गया है, तो ओंकार नाथ किसका पात्र हुआ? ये गोदान का। इसके बाद किस्सा गुलाम, ये रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है और इसका है कुंदन, इसका पात्र है कुंदन। तो कुंदन पात्र हुआ रमेश चंद्र शाह के उपन्यास किस्सा गुलाम का। ये 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये आत्मकथा है। ये दलित लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और जूठन नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा प्रकाशित की थी 1997 ईस्वी में। तो इसके अनुसार विकल्प ए सही होगा, ए का चौथा, बी का पहला। ए क्या है? देवी दीन, तो ए का चौथा क्या हुआ? गबन, अर्थात देवी दीन किसका पात्र है? गबन। इसी तरह से बी का पहला अर्थात कीर्ति वर्मा किसका पात्र है? तो नीला चांद का। सी ओंकार नाथ, सी का पांचवा अर्थात गोदान, तो ये गोदान का पात्र हो गया। डी कुंदन किसका पात्र है? डी का दूसरा किस्सा गुलाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित करना है। और 4 नाम दिए गए हैं, चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप और कसब। विकल्प सी सही होगा। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है, 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तितली जयशंकर प्रसाद जी का 1934 ईस्वी में। नदी के द्वीप अज्ञे का 1951 ईस्वी में। और कसब ये मनोहर श्याम जोशी जी का है, 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यास और उनके जो नारी पात्र हैं उनके साथ उन्हें सुमेलित करना है। एक तरफ उपन्यास के नाम दिए गए हैं और एक तरफ नारी पात्र जो हैं उनके नाम दिए गए हैं। उपन्यास के नाम है परख, गबन, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी। और जो पात्र हैं जालपा, शशि, कट्टो, मृणालिनी और धनिया। परख 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये जैनेन्द्र का उपन्यास और इसकी पात्र है कट्टो। गबन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, प्रेमचंद का उपन्यास है और इसकी पात्र है जालपा। त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ, जैनेन्द्र का उपन्यास है, पात्र है मृणालिनी। और शेखर एक जीवनी ये अज्ञे का है और ये इसके जो पात्र हैं वो शशि और शेखर हैं। ये क्रमशः 1941 और 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुए। बहुत बार हमने पढ़ा है कि 1940 और 44, क्योंकि जो ये उपन्यास है शेखर एक जीवनी, इसके प्रकाशन वर्ष को लेकर के विद्वानों में मतैक्य नहीं है। अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। कुछ लोग 1940 मानते हैं इसके प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष, और कुछ लोग 1941 मानते हैं। तो 41 मानने वालों में रामचंद्र तिवारी जी और नगेंद्र और रामचंद्र तिवारी जी ने 1941 ईस्वी माना है और अन्य विद्वान 1940 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष मानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं और एक तरफ जो उनके लेखक हैं उनके नाम है अप्सरा, मृगनयनी, कर्मभूमि और मित्रों मर्जानी। तो अप्सरा किसका है? हम पढ़ चुके हैं। अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, ये सारे उपन्यास किसके हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। मृगनयनी इसे हमने ऐसे याद किया था कि मृग कहाँ मिलेंगे? वन में मिलेंगे। तो मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। इस तरह से ये हमने सारे याद किए हैं। मित्रों मर्जानी ये भी हमने याद किया है। इसका विकल्प देखते हैं। कृष्णा सोबती का मित्रों मर्जानी बहुत प्रसिद्ध है, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी का कर्मभूमि, इसे जब हमने प्रेमचंद जी के उपन्यास पढ़े थे तब विस्तार से समझा था। तो विकल्प के अनुसार देखते हैं कि ए विकल्प इसमें सही होगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का
सी का दूसरा और डी का चौथा। अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1931 ईस्वी, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा 1950 ईस्वी, कर्मभूमि प्रेमचंद का 1932 में आया था, और कृष्णा सोबती का मित्रों मरजानी 1967 में, और आवा चित्रा मुदगल का आया था 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य, भूतनाथ, डूबते मस्तूल। इसमें से जो भी 4 दिए गए हैं ये पूरी तरह से कोई भी सही नहीं है, विकल्प ठीक नहीं है इसमें, तो इनका प्रकाशन वर्ष आप व्याख्या भाग से देख लीजिए। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का है, 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब तक पुकारूं रांगे राघव का 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डूबते मस्तूल नरेश मेहता का 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद, रांगे राघव, इलाचंद जोशी या वृंदावन लाल वर्मा। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, इलाचंद जोशी। ये मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखते थे उपन्यास। इलाचंद जोशी अज्ञे, जैनेन्द्र तथा डॉक्टर देवराज इत्यादि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। और अगला प्रश्न है कि न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? अनामदास का पोथा की, चारुचंद्र लेख की, पुनर्नवा की या बाण भट्ट की आत्मकथा। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। न्यूनिया जो पात्र है ये बाण भट्ट की आत्मकथा की है, विकल्प डी सही होगा। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, और इसमें बाण भट्ट और निपुणिका ये इसके पात्र हैं। निपुणिका को ही न्यूनिया नाम दिया रहता है। चारुचंद्र लेख ये भी उन्हीं का है, 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राजा सातवाहन और चंद्रलेखा इसके पात्र हैं। पुनर्नवा ये भी उन्हीं का है, 1973 ईस्वी। लोरिकायन और मृक्षकटिकम, और जो अनामदास का पोथा है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इसके पात्र हैं छांदोग्य और बृहदारण्यक। अगला प्रश्न है कि कालक्रम के अनुसार चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है इसमें से? तो पहला ही सही है, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और उसके बाद आत्मदाह। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम यह है, हृदय की परख 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, फिर हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, व्यभिचार 1924 और उसके बाद आत्मदाह 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। एक तरफ उपन्यास दिए हुए हैं, एक तरफ उपन्यासकार दिए गए हैं। पुनर्नवा अभी हमने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। कब तक पुकारूं रांगे राघव, भूले बिसरे चित्र, इसे आपको क्लास में दिखाया भी जा चुका है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है, और ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। मनुष्य के रूप ये यशपाल का है। तो इसके अनुसार विकल्प सी सही होगा, पहले का तीसरा और बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। पुनर्नवा 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। कब तक पुकारूं 1957, रांगे राघव। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा 1959 ईस्वी। मनुष्य के रूप यशपाल का है, 1949 ईस्वी। बूंद और समुद्र ये अमृतलाल नागर के हैं, 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था अमृतलाल नागर का ये उपन्यास बूंद और समुद्र। अगला प्रश्न है कि पात्र और उनकी कृति, पात्र को उनकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। ये देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत आ रहे हैं, पात्र को उनकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए, या महिला पात्र को उनकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए, या पुरुष पात्र को। तो जब भी आप उपन्यास पढ़ें पात्रों पर विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने पहली बात तो अगर आपने पूरा उपन्यास पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको उसके पात्र याद ही रहेंगे। अगर आपने गोदान पढ़ा है तो आप धनिया और होरी को कभी नहीं भूल सकते। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी उपन्यास पढ़ते हैं, अगर आपके वो पाठ्यक्रम में है तो अवश्य आपको पढ़ना ही चाहिए। और अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो उसके पात्र आप नहीं भूलेंगे, और बहुत आवश्यकता होती है बराबर उनका अभ्यास करने की। जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो चीजें याद रहती हैं, और बिना अभ्यास के हम पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। तो अभ्यास तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बार बार जब आप देखेंगे कि न्यूनिया, अभी हम इसी क्लास में देख चुके हैं कि न्यूनिया किसकी पात्र है, बाण भट्ट की आत्मकथा की। और बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इसी तरह से जब हम चीजों को बार बार देखते हैं तो वो अपने आप हमें याद होने लगते हैं। जैसे कि राय साहब ये गोदान के पात्र हैं, प्रशांत महिला आंचल का पात्र है, रेखा किसकी पात्र है तो नदी के द्वीप की है।
तो ये अभी अगर आपने निरंतर आप क्लास ही ले रहे हैं और आप बार बार देखेंगे तो इतने पात्र तो आपको यही याद हो जाएंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी अभ्यास के दौरान ही चीजें आपको याद हो जाएंगी, अगर आप अभ्यास निरंतर कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज में निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ अज्ञे का उपन्यास है, जिसके पात्र हैं रेखा, भुवन और गौरा। मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ रेणु का उपन्यास है, प्रशांत, बावनदास, कमली, कालीचरण और लक्ष्मी। महाभोज मन्नू भंडारी का ये उपन्यास है और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वे हैं विशेषर, सुकुल, बाबू, जोरावर और दा साहब। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, जिसके पात्र हैं राय साहब, होरी, गोबर, धनिया और भोला। और बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, जिसके पात्र हैं न्यूनिया, महामाया, सुचरिता और बाण भट्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। फिर इसमें अनुक्रम पूछा गया है। आप देख रहे हैं कि जो प्रकाशन वर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो प्रकाशन वर्ष हैं उनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो प्रकाशन वर्ष आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जब आप 4 बार उसी चीज को देखते हैं ना, जैसे कि गोदान पर हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके पहली वाली क्लास में, कि बार बार हमने देखा कि गोदान 1936, गोदान 1936, तो जैसे ही आप गोदान देखेंगे 1936 आपको स्वतः ही याद आ जाएगा। उसी तरह से हम बहुत बार देख चुके हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा 1946। तो जब चीजों को बार बार देखते हैं तो वो अपने आप याद होती जाती हैं। झूठा सच अभी हमने देखा था कि ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1958 और 1960। वतन और देश का भविष्य, ये इसके शीर्षक थे। जो पहला भाग था 1958 में प्रकाशित हुआ उसका नाम था वतन और देश, और जो दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ है उसका नाम है देश का भविष्य। तो इस तरह से जब आप बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सन के लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो झूठा सच यशपाल का है, जो क्रमशः 1958 और 1960 में प्रकाशित हुआ। आधा गांव राही मासूम रजा का 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। धरती धन ना अपना ये जगदीश चंद्र माथुर जी का 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और धार उपन्यास संजीव का है, जो कि 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इसके अनुसार विकल्प डी सही होगा। झूठा सच, फिर आधा गांव, फिर धरती धन ना अपना और उसके बाद धार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं, एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं, तो उनके साथ सुमेलित करना है। देखते हैं। विराटा की पद्मिनी इसका है वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वैशाली की नगर वधू चतुर्सेन शास्त्री का है, 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दिव्या यशपाल का है, 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, 1963 में प्रकाशित हुआ। और परख 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ जैनेन्द्र का उपन्यास है। तो इसके अनुसार विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। कृतियां हैं ग्लोबल गांव के देवता, जूठन, मुक्ति पर्व और छप्पर। तो ग्लोबल गांव के देवता ये रणेंद्र का उपन्यास है, 2009 में प्रकाशित हुआ। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। ये 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है कि जूठन किसकी आत्मकथा है, तो ध्यान रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। और इसका प्रकाशन वर्ष भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है 1997 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषारय का है, उपन्यास है, 1999 में प्रकाशित हुआ। छप्पर जयप्रकाश करदम का उपन्यास है, 1994 ईस्वी। संतप्त सूरजपाल सिंह चौहान, और ये है आत्मकथा, 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। स से संतप्त, स से सूरजपाल सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, तो इसके अनुसार जो इसका विकल्प सी है वो सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो जब हमने उपन्यास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आरंभ किए थे तब हमने उपन्यास की जो मूल बातें थी उन्हें देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि पहले उपन्यास को लेकर के कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, इस बात को लेकर के विद्वानों में मतैक्य नहीं है, अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान किसी को मानते हैं, जैसे श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती को विजय जी मानते हैं कि ये पहला उपन्यास है। इसी तरह से देवरानी जेठानी की कहानी जो कि गौरी दत्त का है, इसे गोपाल राय मानते हैं कि ये हिंदी का पहला उपन्यास है। और वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वे
परीक्षा गुरु को मानते हैं कि ये हिंदी का पहला उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी का, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, गोपाल राय। इसे हमने याद किया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है जिसमें उपन्यास की शुरुआत हुई है तो एक बार देख लीजिएगा। इसे बहुत विस्तार से समझकर हमने याद किया है। अन्य विकल्प जो है वे हैं नामवर सिंह, रामविलास शर्मा और विजय मोहन सिंह। पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और गोपाल राय ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, वो माना जाता है। और इसे माना किसने है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बातों को बहुत प्रामाणिक माना जाता है, इसलिए अधिकांश लोग इसको ही मानते हैं, परीक्षा गुरु को ही। अगला प्रश्न है कि निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो विकल्प ए सही होगा, अप्सरा, अलका, निरूपमा और फिर प्रभावती। अप्सरा प्रकाशित हुआ 1931 ईस्वी में, अलका प्रकाशित हुआ 1933 ईस्वी में, निरूपमा 1936 में, प्रभावती 1936 में, चोटी की पकड़ 1946 में और काले कारनामे 1950 में। तो इसके अनुसार विकल्प ए सही होगा, अप्सरा, अलका, निरूपमा और फिर प्रभावती। इसके बाद है निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। तो कृष्णा सोबती और समय सरगम है इनका श्रीलाल शुक्ल का, विश्रामपुर का संत, राही मासूम रजा, इनका टोपी शुक्ला होगा और कमलेश्वर का होगा कितने पाकिस्तान। जुलूस है फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास, जो कि यहाँ पर 5 दिए गए हैं, तो 4 को सुमेलित करना है। इस तरह से इसका विकल्प देखते हैं कि विकल्प क्या है। यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन सा उपन्यास जो है, यानी कौन सी कृति किसकी है। तो इसमें विकल्प के अनुसार विकल्प ए सही होगा। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल का 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, टोपी शुक्ला राही मासूम रजा का ये 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और समय सरगम कृष्णा सोबती का 2000 में और जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु का 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण, बालकृष्ण भट्ट या राधा चरण गोस्वामी। तो ये राधा कृष्ण दास जी का है, इसको हम बहुत विस्तार से समझ चुके हैं क्योंकि ये एक जैसे 2 उपन्यास हैं, एक निस्सहाय हिंदू और एक आदर्श हिंदू। और आदर्श हिंदू किसका है? लज्जाराम मेहता जी का है और निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। इसे हमने ऐसे याद किया था कि जो निस्सहाय हिंदू है अर्थात निस्सहाय हो गया है, वो कहाँ जाएगा? राधा कृष्ण के पास जाएगा। इस तरह से हमने इसे याद किया था कि ये राधा कृष्ण दास जी का है निस्सहाय हिंदू। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का है, 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 100 जान 100 जान बालकृष्ण भट्ट जी का है, 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और सौदामिनी राधाचरण गोस्वामी का है, 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो मुन्नी मोबाइल उपन्यास है प्रदीप सौरभ का। अन्य विकल्प है महुआ माझी, रीता शुक्ला और तुलसीराम। मुन्नी मोबाइल 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। मैं बोरिशा इल्ला महुआ माझी का उपन्यास 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और मृत्युगंध जीवन गंध ये रीता शुक्ला का उपन्यास है और मुर्दहिया ये तुलसीराम की आत्मकथा है, जो कि 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, बूंद और समुद्र और सुहाग के नुपुर। तो इसके अनुसार विकल्प ए अर्थात पहला ही विकल्प सही है। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है और ये प्रकाशित हुआ है 1934 ईस्वी में। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है, 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर का है, 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भगवती चरण वर्मा कृत जो चित्रलेखा उपन्यास है, इस पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के थाया का प्रभाव माना जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि चित्रलेखा पर किसका प्रभाव माना जाता है, तो जो फ्रेंच उपन्यासकार हैं अनातोले, उनकी थाया का माना जाता है। चित्रलेखा बहुत अच्छा उपन्यास है और बहुत प्रसिद्ध है। पाप पुण्य की जो
रूपरेखा है उस पर लिखा गया है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, किस तरह से परिस्थितियां पाप और पुण्य निर्धारित करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगला है कि निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। आंचलिक उपन्यास है सभी इसमें, जिसमें रतिनाथ की चाची नागार्जुन का उपन्यास है जो कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, 1957 में प्रकाशित हुआ। कब तक पुकारूं रांगे राघव, ये भी 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और पानी के प्राचीर ये रामदरस मिश्र जी का 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो विकल्प के अनुसार विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शवादी, यथार्थवादी या आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या आदर्शोन्मुख आदर्शवादी? तो प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं, विकल्प सी सही होगा। प्रेमचंद जी जो 1880 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में, ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं और गोदान इनका 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो इसका एक सशक्त उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर, मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में हम लोग बहुत विस्तार से समझ चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में एक अलग से भी वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें बहुत विस्तार से उनके बारे में आपको बताया गया है। तो अगर आप लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार अगर आप वो देख लेंगे तो मुंशी प्रेमचंद जी के जो विचार हैं वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो खंजन नयन में सूरदास के जीवन का चित्रण मिलता है, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प हैं तुलसीदास, रैदास और मीराबाई। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर तथा मानस का हंस जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ था, ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है और ये अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास हैं। खंजन नयन का प्रकाशित हुआ 1981 में और मानस का हंस प्रकाशित हुआ 1972 ईस्वी में। ये बहुत पूछा जाता है, मानस का हंस बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? फिर देखिए झूठा सच आ गया। झूठा सच बहुत बार आ चुका है, इसी क्लास में बहुत बार हम देख चुके हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अभी तक रट गया होगा अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ 1958 और 1960 और शीर्षक क्या रहे? पहले का शीर्षक रहा वतन और देश और दूसरे का देश का भविष्य। तो झूठा सच 1958 और 60 में प्रकाशित हुआ। आधा गांव राही मासूम रजा का कब प्रकाशित हुआ? 1966 ईस्वी में। तमस भीष्म सानी का 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और सूखा बरगद मंजूर एहतसाम का ये 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसलिए विकल्प डी सही होगा। सबसे पहले झूठा सच, फिर आधा गांव, फिर तमस और उसके बाद सूखा बरगद। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रेहन पर रघु, चाक, एक ब्रेक के बाद या ग्लोबल गांव के देवता? तो विकल्प ए सही होगा, रेहन पर रघु। ये काशीनाथ सिंह का उपन्यास है जो कि 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चाक मैत्रेयी पुष्पा का 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक ब्रेक के बाद ये अलका सरावगी का उपन्यास है, 2008 में प्रकाशित हुआ। ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र का उपन्यास है जो कि 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कथा सतीसर की लेखिका कौन है? चित्रा मुदगल, नीलाक्षी सिंह, क्षमा शर्मा या चंद्रकांता? तो कथा सतीसर जो उपन्यास है ये चंद्रकांता का है। चंद्रकांता बहुत प्रसिद्ध लेखिका है हिंदी की। इनका जन्म श्रीनगर में हुआ था 1938 ईस्वी में। इन्होंने हिंदी के लिए बहुत कार्य किया है। इन्होंने कई राज्यों में भाषा को बचाने के लिए बहुत सी संस्थाएं स्थापित की। तो ये जो इनका उपन्यास है कथा सतीसर, ये बहुत चर्चित हुआ था उपन्यास, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ वितस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क, कथा सतीसर, ये चंद्रकांता के उपन्यास हैं। जबकि कथा सतीसर इत्यादि चंद्रकांता के उपन्यास है, जबकि एक जमीन अपनी, आवा, गिली गड्डू इत्यादि चित्रा मुदगल के। कथा सतीसर जो कि 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसके लिए चंद्रकांता को 2005 ईस्वी का व्यास सम्मान भी मिला है। अगला है सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो जो सुचरिता है
ये बाण भट्ट की आत्मकथा से संबंधित है, अर्थात बाण भट्ट की आत्मकथा की पात्र है सुचरिता। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है शेखर एक जीवनी, पहला गिरमिटिया और राग दरबारी। शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 और भाग 2 1944। यह भी हमने देखा था कि इसमें विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कुछ लोग पहला भाग 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ मानते हैं, जिनमें डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र तिवारी जी हैं, और अन्य विद्वान 1940 मानते हैं। तो 1940 और 44 क्रमशः। और इसके जो पात्र हैं वे शशि शेखर, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह। और ये किसका है? यज्ञ का है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके पात्र हैं न्यूनिया, तुअर मिलिंद, सुचरिता, महामाया और विरति वज्र। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पहला गिरमिटिया मोहनदास का है। मोहनदास इसके पात्र हैं और उपन्यास है गिरिराज किशोर जी का, और ये 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का है, जिसके पात्र हैं वैद्यनाथ और रंगनाथ। ये प्रमुख पात्र हैं, अन्य और भी पात्र हैं। 1968 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो विकल्प ए सही होगा। रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे की और चितकोबरा। रुकोगी नहीं राधिका ये किसका है? ये उषा प्रियमवदा जी का उपन्यास है। इसे हमने याद किया था इस तरह से कि जो उषा है वो राधिका से कहती है कि रुकोगी नहीं राधिका, 6-7 दिन और रुक जाती। तो 6-7 दिन और रुक जाती से हमने 6 और 7 याद किया था। तो 1967 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इस तरह से हमने इसका प्रकाशन वर्ष याद किया था। और आपका बंटी मन्नू भंडारी 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वहीं सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती का 1972 ईस्वी, और चितकोबरा मृदुला गर्ग का प्रकाशित हुआ 1979 ईस्वी। तो इसके अनुसार विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है इनमें से? तो विकल्प बी सही होगा। पहले सुनीता, फिर त्यागपत्र, फिर कल्याणी और उसके बाद सुखदा। सुनीता 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 ईस्वी में, सुखदा 1952 में, व्यतीत 1953 में और जयवर्धन 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इनका उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय का एक मात्र उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हुआ इनका, और एक मात्र उपन्यास है इनका देहाती दुनिया। अन्य विकल्प है भिखारिणी, मनोरमा और एकाकिनी। भिखारिणी किसका है? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी का है। मनोरमा चंडी प्रसाद हृदयेश का है। एकाकिनी श्रीनाथ सिंह का उपन्यास है। तो देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय जी का। अगला प्रश्न है कि नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? मृणालिनी, बुधिया, निर्गुनिया या सिलिया। तो विकल्प सी सही होगा, निर्गुनिया। नाच्यो बहुत गोपाल ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ये दलित मेहतर समाज अर्थात जो भंगी समाज होता है उस पर केंद्रित उपन्यास है। निर्गुनिया इस उपन्यास की प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है? तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है इसके स्त्री पात्रों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, शशि और सरस्वती। अन्य विकल्प है रेखा, गौरा, अमला, रंजना, सेल्मा और योके। रेखा और गौरा ये नदी के द्वीप की हैं। ये 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ अज्ञे का उपन्यास है। योके और सेल्मा ये अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ अज्ञे का उपन्यास है। शशि, सरस्वती और शेखर जो कि उसका नायक है, ये एक शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र हैं। और शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञे का ये 1940 और 44 में क्रमशः प्रकाशित हुआ था। कुछ विद्वान जैसा कि आपको बताया रामचंद्र तिवारी जी और नगेंद्र ये इसे 1941 में मानते हैं, पहला जो भाग है। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें या आधा गांव। तो विकल्प सी सही होगा, सीधी सच्ची बातें। सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें 1938 से 1948 ईस्वी तक जो भारतीय इतिहास है उसे सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो कि भारत विभाजन से संबंध नहीं रखता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा या ना आने वाला कल। तो विकल्प डी सही होगा, ना आने वाला कल।
पतन 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। चित्रलेखा 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये भी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। और ना आने वाला कल 1968 में प्रकाशित हुआ, मोहन राकेश का उपन्यास है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है, तो ना आने वाला कल ये मोहन राकेश का उपन्यास है, ना कि भगवती चरण वर्मा का। इसके अतिरिक्त पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते और चित्रलेखा ये सभी भगवती चरण वर्मा के हैं। इसके बाद उपन्यास लाल पसीना उपन्यास के लेखक पूछा गया है, कौन है? तो लाल पसीना उपन्यास के लेखक है अभिमन्यु अनंत। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है रामदेव धुरंधर, हेमराज सुंदर और अनंत गोपाल शेवड़े। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, अभिमन्यु अनंत लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं। अभिमन्यु अनंत के उपन्यास है नदी बहती रही, एक बीघा प्यार, आंदोलन, जम गया सूरज, तपती दोपहरी, कुहासे का दायरा, शेफाली, हड़ताल कब होगी, अपनी अपनी सीमा, लहरों की बेटी इत्यादि। जो अभिमन्यु अनंत है इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। बहुत बार पूछा जाता है कि मॉरिशस के प्रेमचंद कौन है, तो मॉरिशस के प्रेमचंद कौन है? अभिमन्यु अनंत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो विकल्प बी सही होगा। सबसे पहले कल्याणी, फिर सन्यासी, फिर अजय की डायरी और फिर अपने अपने अजनबी। कल्याणी 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जैनेन्द्र का उपन्यास है। सन्यासी इलाचंद जोशी का 1940 में प्रकाशित हुआ। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज 1960 और अपने अपने अजनबी अज्ञे का है 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम, तो विकल्प डी सही होगा। सबसे पहले भाग्यवती, फिर नदी के द्वीप, फिर अंधेरे बंद कमरे और उसके बाद वे दिन। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी जी का 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप ये 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अज्ञे का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का 1961 में प्रकाशित हुआ और वे दिन निर्मल वर्मा का 1964 ईस्वी में। इसके बाद एक कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण ये मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। मैला आंचल उपन्यास को हम बहुत विस्तार से देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास है, जिसके कारण इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी और आंचलिक उपन्यास के क्षेत्र में ये श्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है हिंदी का। तो इसके जो पात्र हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कालीचरण किसका पात्र है? मैला आंचल का। कालीचरण, बामन दास, विश्वनाथ प्रसाद इत्यादि मैला आंचल नामक उपन्यास के पात्र है। ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है और इसके रचनाकार है फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? तो भुवन विक्रम विकल्प बी सही होगा। अन्य है गोदान, चित्रलेखा और यही सच है। भुवन विक्रम ये वृंदावन लाल वर्मा जी की है, जबकि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भुवन विक्रम वृंदावन लाल वर्मा जी का 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का 1934 ईस्वी और यही सच है मन्नू भंडारी का 1966 ईस्वी। और अगला प्रश्न है कि इनमें जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? खंजन नयन, पहला गिरमिटिया, मानस का हंस या भूले बिसरे चित्र। तो खंजन नयन के विषय में अभी हम देख चुके हैं, सूरदास जी की जीवनी पर आधारित है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर जी का, ये भी महात्मा गांधी जी की जीवनी पर आधारित है, महात्मा गांधी जी के जीवन से ही जुड़ा हुआ है। मानस का हंस ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अमृतलाल नागर जी का भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी का, ये जीवनी परक उपन्यास नहीं है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की जो 3 पीढ़ियां हैं उसका चित्रण मिलता है। बहुत अच्छा उपन्यास है, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इन 4 उपन्यासों में से कौन सा ऐसा है जो पूर्ण है? तो पूर्ण है रत्ना की बात, विकल्प डी सही होगा। अन्य, इरावती, मंगलसूत्र और चोटी की पकड़ ये सभी अपूर्ण है, अपूर्ण है रत्ना की बात, जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। रांगे राघव का ये पूर्ण उपन्यास है, जबकि इरावती जयशंकर प्रसाद जी का, मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का और चोटी की पकड़ निराला, ये तीनों ही पूर्ण नहीं हो पाए थे, अपूर्ण उपन्यास है। अगला है कि प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो पहला सही है निर्वासित, फिर जिप्सी, फिर जहाज का पंछी और फिर कवि की प्रेयसी। इलाचंद जोशी के जो जोशी हैं वे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम सबसे पहले घृणामयी 1929 ईस्वी, सन्यासी 1940 ईस्वी, पर्दे की रानी 1942 ईस्वी,
प्रेम और छाया 1944 ईस्वी, निर्वासित ये 1946 ईस्वी, उसके बाद मुक्तिपथ 1948 ईस्वी, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954 और ऋतुचक्र 1969 और भूत का भविष्य ये 1973 और कवि की प्रेसी 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये इनके उपन्यासों का क्रम है। अगला है कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम, तो इसमें विकल्प डी सही होगा। बेघर, फिर जिंदगी नामा, फिर आवा और उसके बाद कुइयां जान। तो बेघर ममता कालिया का 1971 में प्रकाशित हुआ, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का 1979 में प्रकाशित हुआ, आवा चित्रा मुदगल का 1999 में, कुइयां जान नासिरा शर्मा का 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके हिसाब से विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।